हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी त्रैमासिक परीक्षा क्लास 12 का दिए हैं तो आप यहां पर अपना आंसर की मिला सकते हैं। और यहां पर जो भी आंसर बताया जाएगा वो आपका 100% एक्यूरेट बताया जाएगा। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए और कितना सही हुआ है आपका, जितना भी सही हुआ है आपका, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो हम इसी प्रकार का वीडियो डाल देंगे ताकि इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न आया है। जो बच्चा सब पढ़ाई कर रहे हैं अपने अच्छे से तो वो बहुत ही आसानी से बनाया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था। तो हमने आपको बताया था कि ग्रिफिथ टेलर जो है नवनिश्चयवाद की संकल्पना दिया था। मैंने बोला था कि यहाँ पर देखिएगा एक है निश्चयवाद और एक था संभववाद। एक क्या था? संभववाद, है ना। निश्चयवाद और संभववाद। तो देखिएगा निश्चयवाद और संभववाद, है ना। निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को ही क्या बोला गया था? तो बीच के ही मार्ग को नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद में किस पर जोर दिया गया? यानी कि प्रकृति पर। किसको? यानी कि प्रकृति को प्रमुख कारण माना गया है। लेकिन संभववाद में क्या हुआ? यानी कि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, तो मानव का प्राकृतिकरण हो गया। और लेकिन निश्चयवाद में क्या था? प्रकृति का मानवीकरण था। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। संभववाद जो है संभववाद से संबंधित है फैबरे, इनका नाम याद रखिएगा। बाकी रेड जेल, है ना, ये सारा है निश्चयवाद से, है ना। कुमारी एलन सैंपल निश्चयवाद में आ जाएगा। तो ये सारा आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि वृद्धि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि भारत का जो जनसंख्या मतलब वृद्धि है 1.64% है, कुछ इसी प्रकार का। लेकिन देखिएगा इस समय 2.2% जो है इसका वृद्धि हो जाता है, इसलिए जनसंख्या विस्फोट माना जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह रेडजेल का कथन है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव का संश्लेषित अध्ययन, परिवर्तनशील मानव का अध्ययन है, तो ये आपका क्या होता है? कुमारी एलन सैंपल। रेडजेल के ही शिष्य का नाम क्या था? तो कुमारी एलन सैंपल, जिन्होंने बताया कि मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच का संश्लेषित अध्ययन है। ये कौन बोला था? तो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये बोला कुमारी एलन सैंपल। आप याद रखिएगा। रेडजेल साहब का एक पुस्तक है, आप इसे याद रख सकते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है पुस्तक का नाम? एंथ्रोपोजियोग्राफी। बहुत ही पूछता है एग्जाम में, आप इसे ज़रूर याद रखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो बताइए रेडजेल साहब की पुस्तक का नाम क्या है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये सर आप याद रखते तो आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इनमें से निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखिए जनसंख्या वृद्धि पूछा, यहाँ पर एशिया आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए जनसंख्या वृद्धि दर रहता तो यहाँ पर आपका अफ्रीका आंसर होता है। ऐसे अफ्रीका किसी में है ही नहीं, तो आपको डाउट भी होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक, कहाँ के ये क्या थे? एक अर्थशास्त्री। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ के थे? पाकिस्तान। कहाँ के थे? आपको याद रखना है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक की बात करें
तो इसको कब विकसित किया गया? 1990 में। कब विकसित किया गया? तो आपको याद रखना है 1990 में इन्हें विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो आपका होता है 0 से 1 के बीच। किसके बीच होता है? तो 0 से 1 के बीच मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है। मानव विकास सूचकांक की वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अगर आप करेंट अफेयर की बात करिएगा, यानी कि वर्ष 2025 का अनुसार हम अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला स्थान है मानव विकास सूचकांक में, वो है आइसलैंड का हो चुका है। अब आप लोग अपडेट इसे कर सकते हैं अपने नोट्स को। आइसलैंड हो चुका है। और 2 नंबर पर चला गया है नॉर्वे। 2 नंबर पर क्या है? नॉर्वे। और तीसरा नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड। क्या है? स्विट्ज़रलैंड। तो आप इसे ज़रूर अपने नोट्स में क्या कर लीजिएगा? अपडेट कर लीजिएगा। और भारत की रैंकिंग अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है 2025 के अकॉर्डिंग, तो आपको मारना है 130, लेकिन वही 2024 पूछता तो 134। भारत की रैंक क्या हो जाता है? 134 हो जाता है। किसके अनुसार? INDI लिख देते हैं, इंडिया का स्कोर 134 कब होगा? तो अब अगर आपकी एग्ज़ाम में आता 2024 के अकॉर्डिंग या 2011 के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत की रैंकिंग जो है 130 है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है वो आपका हो जाएगा बिहार। किसका हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार। जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या पूछेगा तो आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। आप इसे भी याद रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? इनमें से सभी। तो काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया है। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 2-3 चैप्टर भी पढ़ा होगा अच्छा से, तो वो बहुत ही आसान से कर लेगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन जनगणना महान विभाजक माना जाता है? तो 1921। क्या हो जाएगा? 1921 महान विभाजक वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव भूगोल के संस्थापक किसे बोलते हैं? तो मानव भूगोल का संस्थापक है रेडजेल। कौन है? रेडजेल। मानव भूगोल का संस्थापक किसे बोलते हैं? रेडजेल को। इन्हीं का एक पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। आप इसे याद रखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है रेडजेल साहब का। इन्हीं का एक शिष्या था जिनका नाम था कुमारी एलन सेम्पल। कुमारी एलन सेम्पल। क्या नाम था? कुमारी एलन सेम्पल। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत का स्थान जो है अब पहला हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता क्षेत्रफल में भारत का स्थान कैमा है, तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है आपका 7वां है। आपको ट्रिक याद रखना है, रुक चीन अब आया भारत। क्या याद रखना है? रुक चीन अब आया भारत। आप इस प्रकार से ट्रिक याद रखिएगा तो आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पर देखिए, रूस से हो जाएगा आपका क्या? रूस से क्या हो जाएगा आपका? रूस हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा आपका? कनाडा हो जाएगा। क से कनाडा हो जाएगा आपका। चीन से चीन ही हो जाएगा। अ से क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका हो जाएगा। अ से अमेरिका हो जाएगा। फिर ब से ब्राज़ील हो जाएगा आपका। फिर आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर य से क्या हो जाएगा? आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 1 2 3, फिर क्या हो गया? 4। 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 7वां नंबर पर क्या? आ से ऑस्ट्रेलिया। आया से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। फिर भारत के भारत हो जाएगा। तो भारत क्षेत्रफल में कैमा स्थान है? 7वां स्थान है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 60% निवास करती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखा है? तो यानी कि ये सब आ गया आपका आर्थिक भूगोल में।
पर्यटन भूगोल, संसाधन भूगोल, या आपसे पूछ दे कृषि भूगोल, ये सारा आपका किस में आएगा, तो ये सारा का सारा जो है आपका आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। और राजनीतिक भूगोल में आप याद रखिएगा, जैसे राजनीति सैन्य भूगोल किस में आएगा, तो सैन्य भूगोल आपका आएगा राजनीतिक भूगोल में। तो ये सारा आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से यहाँ पर अगर आपसे नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? सामाजिक भूगोल से कौन संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, सांस्कृतिक भूगोल। कहिएगा सर सैन्य भूगोल किससे, तो मैं आपको बताया हूँ सैन्य भूगोल जो है आपका वो किससे संबंधित है, तो राजनीतिक भूगोल से। इस बार 2025 के एग्ज़ाम में यह पूछा गया था, तो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। वहीं बात करें संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल आपका किससे संबंधित हो जाएगा, आर्थिक भूगोल से। और कृषि भूगोल भी आपका किससे संबंधित है, तो आर्थिक भूगोल से, है ना। तो ये दोनों आपका किससे संबंधित है, आर्थिक भूगोल से। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, है ना। तो चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था? तो मैं बताया था, सबसे पहला नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। सबसे पहला नाम आपको क्या याद रखना है, डॉक्टर महबूब उल हक। और दूसरा नाम आप याद रखिएगा, दूसरा नाम याद रखिएगा अमर्त्य सेन। क्या याद रखिएगा, अमर्त्य सेन, है ना। तो दूसरा नाम क्या है, अमर्त्य सेन। ये दोनों अर्थशास्त्री थे, और ये थे कहाँ के, आपका पाकिस्तान के। कहाँ के थे, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और ये अमर्त्य सेन कहाँ के थे आपका, तो भारत के थे। कहाँ के थे, भारत के, है ना। और मानव विकास सूचकांक जो है कब विकसित किया गया था, 1990 में विकसित किया गया था, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या जो है वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी। वहीं बात करें 2001 का, तो देखिए 2001 में आपको दिमाग लगाना है। देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए, तो 1 0, लेकिन एक ही जीरो लिखना, 102 करोड़ हो जाएगा। और 2011 में 121 करोड़ हो जाएगा। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपको याद रखना है भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है, और यह विश्व की जनसंख्या में सबसे पहला हो चुका है, यानी कि सबसे नंबर 1 पर आ चुका है भारत जनसंख्या में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वो आपका हो जाएगा बिहार, हमने पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक पड़ोसी भारत में आते हैं? तो यानी कि देखिएगा बांग्लादेश से बहुत ही ज़्यादा प्रवासी जो है भारत में आ गए थे, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात था, बताइए। तो 943 स्त्री था, 1000 क्या था, पुरुष था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप याद रखिएगा, भारत की जनसंख्या विश्व की वार्षिक पर वार्षिक वृद्धि पूछा है, तो आपका वार्षिक वृद्धि क्या होगा, 1.64% हमने आपको पहले ही बताया है। लेकिन देखिएगा जब 1951 से 81 ईस्वी में आपका हो जाता है जनसंख्या विस्फोट, उस समय जो है भारत की, है ना, वार्षिक वृद्धि जो है जनसंख्या वार्षिक वृद्धि 2.2% हो जाता है, जो कि काफ़ी अधिक होता है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रवासी जो नए स्थान पर आते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आप पुराने स्थान को छोड़िएगा तो उत प्रवास कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम ये हमारा घर है, और हमने क्या किया है कि ये नए स्थान पर आए हैं, तो देखिए पुराना जगह को छोड़ दिए हैं तो उत प्रवास, है ना, और नया जगह पर बस गए तो ये कहलाएगा आपका अप्रवास। तब पूछ रहा है क्या कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अप्रवास कहलाते हैं, और पुराने स्थान पर रहिएगा उत प्रवास कहलाइएगा। तो ये सारा आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव भूगोल अस्थिर या पहले ही बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुमारी एलन सैंपल हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम है? रूस होगा, या स्पेन होगा, या इटली होगा, या लैटविया? तो यहाँ पर वृद्धि दर न्यूनतम पूछा, यानी कि घट रहा है, तो लैटविया हो जाए। लैटविया देश एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या वृद्धि
बढ़ने की अपेक्षा कम ही रहा है। ठीक हो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जानकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किनसे संबंधित है। यहाँ अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस माल्थस, थॉमस एडिसन या थॉमस, यानी कि थॉमस माल्थस से संबंधित होगा। जानकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वो आपका नोएस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? तो नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। और जानकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इसमें कुल कितने सिद्धांत को दिया गया? तो 3 सिद्धांत को दिया गया, यानी कि 3 अवस्था दिया गया। कितना अवस्था? तो 3 अवस्था नोएस्टीन ने दिया था जानकीय संक्रमण सिद्धांत का। तो ये सारा आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक है? तो प्रवास का अपकर्ष कारक कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देखिए अपकर्ष कारक, यहाँ पर समझ लीजिएगा आप। अपकर्ष कारक ऐसे कारक बोलते हैं जो जीवन की अच्छी दशा हो, यानी कि बहुत ही अच्छा बेहतर जीवन की बेहतर दशा को ही अपकर्ष कारक बोलते हैं। वहीं बात करें प्रतिकर्ष कारक, तो प्रतिकर्ष बोलते हैं जीवन की निम्न दशा को, जैसे बेरोजगारी हो जाएगा, है ना, तो ये सारा चीज़ आ जाएगा, महामारी आ जाएगा, आपदा आ जाएगा, संकट आ जाएगा, तो ये सारा आपका होगा प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक जहाँ आने के लिए आपको आकर्षित हो, अनुकूल जलवायु हो, बेहतर शिक्षा हो, है ना, बेहतर स्वास्थ्य हो, तो इसके लिए हो जाएगा आपका अनुकूल जलवायु। यहाँ पर आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आप प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लेटाविया हो जाएगा। लेटाविया देश की ही लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभी के अनुसार यहाँ पर देखिएगा आइसलैंड है। वर्तमान में क्या है आपका? आइसलैंड है। लेकिन देखिए आइसलैंड तो ऑप्शन में ही नहीं है। आइसलैंड ऑप्शन में है क्या बताइए? तो आइसलैंड ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्वे होगा। नॉर्वे अभी वर्तमान की बात करें तो दूसरा नंबर पर है, आइसलैंड पहला नंबर पर है, एंड थर्ड नंबर पर क्या है? तो आपका एंड थर्ड नंबर पर है स्विट्जरलैंड। यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? 2025 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अपडेट अपने नोट्स में आप कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 के अकॉर्डिंग अलग था, 2025 के अकॉर्डिंग अलग हो चुका है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा आयु उपागम भी है, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, ये सारा है, लेकिन रोजगार नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक वाला देश है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिम्बाब्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में वर्तमान में युवा आबादी सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है? तो वो आपका भारतीय आर्य होगा। वहीं मतलब सबसे कम भारत में बोले जाने वाला जो समूह है भारत का, यानी कि जो भाषा का परिवार है वो आपका है चीनी तिब्बती। कौन सा भाषा है? चीनी तिब्बती। इसको किरात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? किरात भाषा भी इन्हीं को बोलते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोलते हैं, तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनगणना का संवर्ग नहीं है? तो कारखाना श्रमिक हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में प्रथम बार जनगणना किस वर्ष संचालित हुई? तो सबसे पहला बार जो जनगणना है भारत में वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय, है ना, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। दूसरी बार यानी कि दशकीय जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ है, लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय हुआ है, तो आप ये भी याद रखिएगा, है ना, लॉर्ड मेयो के समय पहला और लॉर्ड रिपन के समय हुआ था 1881 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन भारत में अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं का प्रमुख प्रवास का कारण है? तो आपका हो जाएगा विवाह। देखिएगा जब कन्या जो है विवाह कर लेती है तो गांव घर में देखिएगा वो गांव से ही गांव में ही जाती है। कहाँ जाती है? तो कहिएगा सर गांव से गांव में ही तो जाती है, तो गांव से गांव में ही जाती है। किसके कारण? विवाह के कारण। विवाह आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्यों में उत्प्रवासी की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कुल साक्षरता दर वाला राज्य कौन है सर्वाधिक? तो केरल हो जाएगा आपका। और सबसे कम साक्षरता दर पूछ रहे, सबसे कम साक्षरता दर वाला पूछे
तो वो आपका होगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। लेकिन केंद्र शासित पूछता तो आपका होता लक्षद्वीप। क्या हो जाता आपका? लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? स्त्री चाहे कुछ भी पूछे न्यूनतम साक्षरता दर में, तो बिहार ही होगा। क्या होगा? बिहार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है? तो देखिएगा प्रतिकर्ष कारक भी होता है, अपकर्ष कारक, यानी कि ये दोनों कारक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो कौन सा आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें कृषि भूगोल भी आपका आर्थिक भूगोल है, औद्योगिक भूगोल की बात करें तो ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर सैन्य भूगोल जो कि आपका आर्थिक भूगोल नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपका राजनीतिक भूगोल होता है। ये क्या है आपका राजनीतिक भूगोल होता है। सैन्य भूगोल क्या है आपका राजनीतिक भूगोल, हमने पहले ही आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला बात करें तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना को प्रस्तुत किया था? तो नवनिश्चयवाद हमने आपको पहले ही बता चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक देखिए नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा है कि अपकर्ष कारक है, तो अपकर्ष कारक नहीं है, यानी कि वह कारक होना चाहिए प्रतिकर्ष। और हमने बोला है कि प्रतिकर्ष कारक जीवन रहन सहन की निम्न दशा को बोलते हैं, है ना, तो रहन सहन की निम्न दशा हो जाएगा। नवनिश्चयवाद संकल्पना को किस घटक को माना? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जानकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म मृत्यु दर उच्च होती है? तो प्रथम अवस्था। हम आपको अभी प्रथम, दूसरा, तीसरा सभी बता देते हैं। देखिए दूसरा अवस्था में क्या हुआ, तो कहिएगा सर दूसरा अवस्था में जन्म अधिक हुआ, जन्म अधिक हुआ और मृत्यु क्या हुई? तो मृत्यु कम हुई। मृत्यु क्या हुई? कम हुई, यानी कि जन्म अधिक हुआ और मृत्यु कम हुआ। कहिएगा सर तीसरा अवस्था में क्या हुआ? तो तीसरा अवस्था में देखिएगा तो जन्म भी ज़्यादा हुआ, जन्म भी कम हुआ, यानी कि अब जो है वर्तमान समय में देखिएगा व्यक्ति क्या करता है, जन्म यानी कि जन्म कम करता है और मृत्यु भी क्या है कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अलग अलग वेधशाला हो चुका है, नॉलेज हो चुका है, आदमी के पास एजुकेशन हो चुका है। उस समय देखिएगा प्रथम यानी कि जब जननांगीय संक्रमण का प्रथम सिद्धांत है, उस समय आदमी यानी कि व्यक्तियों के पास उतना नॉलेज नहीं था, एजुकेशन नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, अधिक जनसंख्या करते थे, क्योंकि वहाँ पर मरने की संख्या भी अधिक होती थी। तो जनसंख्या भी अधिक और मरने की संख्या भी क्या होती थी, अधिक होती थी। तो पहला में, और दूसरा में क्या है कि जनसंख्या अधिक हुआ और मृत्यु क्या हुआ, कम हुआ, और तीसरा में जन्म भी कम और मृत्यु भी कम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जन्म और मृत्यु दोनों उच्च होती है प्रथम अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में बसता है? तो ये आपका तो बहुत आसान था, मैदानी क्षेत्र में बसेगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का कारक है? जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में विश्व के कुल कितने जनसंख्या परसेंट जो है निवास करते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो देखिएगा 17% ऐसे हो जाएगा, लेकिन लगभग यानी कि 17 पॉइंट कितना परसेंट है, 7% है। लगभग की बात करें 17% यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलिन बस्तियाँ किस क्षेत्र में होती है? देखिए मलिन बस्तियाँ जो है शहरी क्षेत्र में हो जाती है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद में। वहीं आपसे अगर पूछा जाता कि निश्चयवाद में किसको महत्वपूर्ण घटक माना गया? तो निश्चयवाद में देखिएगा प्राकृतिक को माना गया। और नवनिश्चयवाद में फिर किसको माना गया? नवनिश्चयवाद में भी बोला गया, फिर मतलब नवनिश्चयवाद में भी कहा गया है कि प्रकृति ही मेन है ना। इसलिए एक अवधारणा दिया गया रुको और जाओ, है ना, रुको और जाओ अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व हमने आपको पहले ही बताया 1106 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिएगा कौन सा आंसर हो जाएगा,
जलवायु विज्ञान या समुद्री विज्ञान या बताइए भू आकृति विज्ञान, या आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला है कि भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा जलवायु विज्ञान, है ना। क्या हो जाएगा? जलवायु विज्ञान। नदी नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, है ना। तो जलवायु विज्ञान सही होगा। 0 से 6 मतलब निम्नलिखित राज्यों में से 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात न्यूनतम है, तो हरियाणा का, कहाँ का? हरियाणा का न्यूनतम है। वही पूछता कि लिंगानुपात अधिक किसका है, तो केरल का। किसका याद रखिएगा? केरल का लिंगानुपात अधिक है। तो ये सारा प्रश्न आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है? तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। जलवायु या नदी या पर्वत, या आप बात कीजिएगा तो या पर्वत या अधिवास। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होने वाला है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु, है ना। ये तो अभी ही बताया ना, निश्चयवाद ये सब बता दिया ना। अच्छा चलिए बता देते एक बार फिर से। निश्चयवाद में सर्वोपरि किसको माना गया? प्रकृति को माना गया। अरे ये नहीं बताया, चलिए सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जल है, खनिज या खनिज होगा। आर्थिक कारक पूछा है तो खनिज हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या वितरण को पूछता महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जलवायु, है ना, जलवायु हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर का घटक है? तो जन्म दर या आयु संरचना या साक्षरता या लिंग। जनसंख्या वृद्धि दर का घटक जन्म दर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण है? आपका बेरोजगारी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन ग्रामीण शहरी प्रवास का प्रमुख कारण है? रोजगार के अवसर। क्या हो जाए? सभी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए, ग्रामीण शहरी प्रवास का परिणाम है। ये नहीं पूछा कि ग्रामीण शहरी मतलब गांव से शहर जाने से क्या होता है, ये नहीं पूछा क्यों जाते हैं। यहाँ पर पूछा कि गांव से अगर शहर जाता है तो क्या परिणाम निकलता है। तो देखिएगा गंदी बस्ती, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर देखिए गंदी बस्ती भी रहता है, ऐसा बात नहीं है। यानी कि गंदी बस्ती के लिए जीवन स्तर में सुधार भी हो जाता है, रोजगार के अवसर। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर चीनी तिब्बती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्च है? केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फैबरे का संबंध किससे है? तो संभववाद से फैबरे का संबंध है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ पर कार्यशील आयु वर्ग पूछा, यही पूछवे करता है एग्जाम में, आपको भी यही पूछेगा। 15 से 59 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला रुको और जाओ, ये भी हमने आपको बता दिया, ग्रिफिथ टेलर ने बोला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है? गाँव से नगर। क्या होगा? ग्रामीण से नगर, है ना, रूरल टू अर्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 2011 के अकॉर्डिंग 134 है भारत का स्थान। वर्तमान की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत की रैंकिंग जो है आपका वो 130 है। क्या है? 130 है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? 1999। काफ़ी आसान है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है? तो रैडजेल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष महिला की जनसंख्या से। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव विकास का केंद्र है। तो मानव विकास का केंद्र क्या होगा? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, यानी कि सभी हो जाएगा। हिंदी वाले यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सेस टू रिसोर्स मतलब संसाधन तक पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी है। ये सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 70 में अगर आप सही से पढ़ाई करते होइएगा तो कम से कम तो 60 से 65 क्वेश्चन आपका जो है बन गया होगा, है ना। तो चलिए आपको बताना है कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ग्रुप में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।